नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 18 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये बिहार स्पेशल का आज एक न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है भाई? तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। कितना? 2 लाख रुपए। इस न्यूज़ को भी कवर करेंगे डिटेल में। कल ही बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। आपको क्या करना है, बस वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और अगर संभव हो, अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको इसका पीडीएफ नहीं मिलता है, इसके नोट्स बना लीजिएगा या टॉपिक नोट कर लीजिएगा। कम से कम जो मंथली मैगजीन आप पढ़ेंगे वहाँ पर इन टॉपिक को फिर आप पढ़ सकते हैं। नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कम से कम टॉपिक को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। मंथली मैगजीन में से इन टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है कि पाकिस्तान ने ईरान के द्वारा जो उस पर एयर स्ट्राइक किया गया उसका खंडन किया है और बोला है कि ये बहुत गलत काम किया है आपने, और अपने राजदूत को ईरान से वापस बुला लिया है। साथ ही में ये भी बोला है कि परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ठीक है, आपको पता ही है कि ईरान ने क्या किया। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, मैं अभी सब मैप पर दिखाऊंगा आपको, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अटैक किया था, एयर स्ट्राइक किया था और ये दावा किया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान के जो कुछ विद्रोही गुट थे जो अमेरिका के समर्थन में अपना काम करते, अमेरिका से पैसे लेकर ईरान के खिलाफ काम करते हैं, उन पर हमने एयर स्ट्राइक किया था। कहाँ पर? तो पाकिस्तान में। इसके साथ साथ ईरान ने इराक में भी मोसाद का नाम सुना होगा आपने, ये इजरायली खुफिया एजेंसी है, उसके ऑफिस पर अटैक किया था। साथ ही कुर्दिस्तान में, इराक का कुर्दिस्तान इलाका है, वहाँ पर एक बिजनेसमैन के घर पर भी अटैक किया और उसकी डेथ हो गई उस बिजनेसमैन की। उसके अलावा सीरिया में भी किया था, है ना। तो इन सभी जगहों पर ईरान ने अटैक किया। आपको पता है, एक सरप्राइज़ का न्यूज़ बताऊं मैं आपको, ईरान के विदेश मंत्री से अटैक से एक दिन पहले दावोस पता ही आपको कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है। हर साल होता है जनवरी में। तो वहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, खक्कर नाम है उनका, उनके बीच वार्तालाप भी हुआ था। उसके ठीक अगले दिन ईरान ने अटैक कर दिया। अब भारत ने इस पर क्या अपना रुख दिया है? तो भारत सरकार ने बोला है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम ईरान के इस अटैक को क्या बोलते हैं, तो सेल्फ डिफेंस बोलते हैं, कि अपनी सुरक्षा में ईरान ने अटैक किया है, यानी कि ईरान का समर्थन किया है भारत सरकार ने। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। इसके मैप वगैरह तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन अगला न्यूज़ देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अथॉरिटीज़ जो हैं, जो भारत सरकार या कोई भी सरकारी अंग जो है, उसको थोड़ा सा सही तरीके से वायलेंस और हेट स्पीच से निपटना चाहिए। वायलेंस और हेट स्पीच जो होता है ये समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। अथॉरिटीज़ को बोला गया है कि आप इस चीज़ को सह देने वाले, इंसाइटमेंट का मतलब होता है सह देने वाले लोगों पर आप थोड़ा सा कड़ाई से एक्शन लीजिए और एक्शन लेने के पश्चात आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, कम कीजिए। वायलेंस और हेट स्पीच जैसी चीज़ें हमारे समाज के लिए शोभनीय नहीं है। आपको पता ही होगा कि हेट स्पीच को लेकर भारत सरकार ने नया कानून भी बनाया है हेट स्पीच को लेकर। और किसको लेकर बनाया है? तो बिहार के औरंगाबाद में भी 2 दिन पहले ही भीड़ ने 3 लोगों को मार दिया, यानी कि मैं आपको क्या बोलूँ, मॉब लिंचिंग। क्या बोला जाता है उसको? मॉब लिंचिंग। इन दोनों खिलाफ भारतीय न्याय संहिता जो बनाया गया भी, उसमें बहुत ही कड़ाई से इस पर कानून बनाया गया है कि ये सब चीज़ें अपने देश में अलाउ नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार सरकार समर्थित जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, कई बार उन पर आरोप लगता है सरकार पर कि सरकार इनके हेट स्पीच को तो सुनकर चुप हो जाती है, दूसरे पक्ष के हेट स्पीच को दबाने के लिए उस पर बहुत कड़ाई से कार्रवाई करती है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला है कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए अपने देश में। ओके, उसके बाद अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ आज जल्लीकट्टू के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में, क्योंकि जल्लीकट्टू उत्सव के दौरान 2 लोगों की डेथ भी हो गई है और जल्लीकट्टू हर साल ही चर्चा में भी रहता है, पूछा भी जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इस तरह के त्यौहार जरूरी होते हैं। पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर बैन लगाने से मना कर दिया था। बोला था कि यह सांस्कृतिक उत्सव है और इससे किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचता है और ये कोई क्रूरता नहीं है किसी एनिमल के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये चीज़ ज़रूरी है, सांस्कृतिक उत्सव के तौर पर इसको मनाया जाना चाहिए। आपको पता ही होगा पोंगल के उत्सव पर, पोंगल के समय में तमिलनाडु राज्य में जल्लीकुट्टी मनाया जाता है। क्या होता है ये?
तो एक देख ही रहे आप, सांड होता है जिसको बैल सांड कहा जाता है, सांड वृषभ, उसको छोड़ा जाता है और भीड़ उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है अलग अलग तरीक़ों से। अब इसका क्या सामाजिक मायना है वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, उसके बाद से अगला न्यूज़ है, एक मैं दिखाऊंगा आपको, FCRA के बारे में न्यूज़ है, और एक थिंक टैंक का विदेश से पैसा लेने का अनुदान का जो उसको लाइसेंस मिला हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। उसके साथ साथ और कुछ न्यूज़ हैं जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक एक न्यूज़ करके देखते जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, कई बार इंपॉर्टेंट न्यूज़ अंत में भी आते हैं। जैसे जगन्नाथ टेम्पल, आपको पता ही होगा, भगवान श्री राम का टेम्पल अभी 22 जनवरी को अर्धनिर्मित टेम्पल, अर्धनिर्मित मंदिर, बार बार मैं कह रहा हूँ, निर्मित नहीं हुआ अभी, उसका उद्घाटन किया जा रहा है 22 जनवरी को। तो देश में एक हिंदुत्व और हिंदुइज्म को लेकर एक अलग ही दौर शुरू हुआ है, जिसको बढ़ावा देते हुए जगन्नाथ टेम्पल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जगन्नाथ कॉरिडोर 800 करोड़ रुपए के खर्चे से बनाया जाएगा। कितना? 800 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसको भी हम लोग देखेंगे, तो जगन्नाथ मंदिर और उसके कॉरिडोर को भी देखेंगे कि क्या है भाई प्रोजेक्ट वो, जिसके तहत जगन्नाथ टेम्पल के आसपास के बहुत बड़े स्तर पर क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा और उसको टूरिज्म हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं मुख्य न्यूज़ आज का क्या है। आज का जो मुख्य न्यूज़ है वो है कि भारत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में भारी परिवर्तन देखा गया है। पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, ये आपके GS का भाग है। इसको करंट से जोड़कर मैं डेटा सहित आपको समझाता चलूँगा, आप इसको डिटेल में समझते चलिएगा। उसके बाद हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। भारत में किए जाने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI में विभिन्न क्षेत्रों के बीच वरीयता क्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। अब FPI क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा, पहले न्यूज़ को समझिए क्या है। इस परिवर्तन का श्रेय विभिन्न कारकों को दिया जा सकता है, जिसमें नियामक परिवर्तन, भू राजनीतिक घटनाएं, रणनीतिक गठबंधन इत्यादि शामिल है, जिसके कारण से भारत में FPI के फ्लो में थोड़ा सा चेंज देखा गया है। ओके, भारत के FPI प्रदेशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन कौन से आए हैं? मॉरिशस को पीछे छोड़ लग्जमबर्ग अब भारत में FPI के मामले में तीसरे स्थान पर है, जिसकी अभिरक्षाधीन अस्थियां एसेट्स अंडर कस्टडी 30% से बढ़कर 4.85 लाख करोड़ के आसपास में हो गई है। पहले स्थान पर FPI के मामले मॉरिशस रहता था हमेशा, अब वो बढ़कर किसके पास चला गया? अब लग्जमबर्ग देश है जो भारत में सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो निवेश के मामले में टॉप पर आ गया है। ठीक है, विश्व स्तर पर इसकी इक्विटी अस्थियां अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। इस वृद्धि का श्रेय भारत यूरोप के बीच बेहतर संबंधों को दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 वित्तीय समझौते संपन्न हुए हैं। लग्जमबर्ग कहाँ पर है? तो यूरोप में है। लग्जमबर्ग यूरोप UK के अतिरिक्त में 3000 में से 1400 से अधिक FPI खातों की मेजबानी करता है। विशेष रूप से गिफ्ट सिटी के साथ सहयोग ने भारत तथा लग्जमबर्ग के बीच वित्तीय संबंधों को और भी ज़्यादा सुदृढ़ कर दिया। गिफ्ट सिटी का निर्माण कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है, जो भारत के अंदर एक छोटा सा ऐसा क्षेत्र बनाया गया है, सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ आपको, जहाँ पर सभी कानून हमारे लागू नहीं होते हैं। पूरे गुजरात को ड्राई स्टेट यानी कि शराब प्रतिबंधित है पूरे गुजरात में, लेकिन गिफ्ट सिटी का जो एरिया होगा उसमें शराब अलाउ होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रेगुलेट की गई हैं कि कोई भी विदेश की कंपनी वहाँ पर आकर व्यापार कर सके, भारत में भी व्यापार कर सके, भारत से बाहर भी व्यापार कर सके। उसके लिए रूल रेगुलेशन कराई, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। इतना बस ध्यान में रखिए आप गिफ्ट सिटी की कॉन्सेप्ट को। फ्रांस की उल्लेखनीय उपलब्धि, AUC में 74% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1.88 लाख करोड़ के साथ फ्रांस शीर्ष दर 10 FPI में पहुंच गया है। यह वृद्धि भारत और फ्रांस के बीच दोहरे कराधान परिहार समझौता के तहत अनुकूलन कर प्रावधानों से प्रेरित है। डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट जब भारत सरकार ने फ्रांस के साथ में साइन किया, उसके बाद से फ्रांस और भारत के बीच में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो कर रहा है। अभी मैं समझाऊंगा FPI क्या होता है, पहले आप परिवर्तन को समझ लीजिए अच्छे से। परिवर्तन परिदृश्यों में अन्य देश, आयरलैंड की कर दक्षता तक तथा वैश्विक पहुंच जो विनियमित निधियों को आय एवं लाय पर आयरिश कर से छूट प्रदान करता है, इसे आकर्षक बनाती है। आयरलैंड तथा नॉर्वे अपने स्थान पर एक एक स्तर की पदोन्नति के साथ अब FPI देशों 5वें और 7वें स्थान पर हैं भारत के साथ। इसके अलावा AUC में साल दर साल 19% की वृद्धि के बावजूद कनाडा रैंकिंग में एक स्थान नीचे गिर गया है। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव का निवेश पर प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है। जो हमारे बीच में राजनयिक तनाव हुआ उसके कारण से भारत में जो कनाडा से FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आते थे उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।
जबकि यूरोप के साथ वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि यूरोप के साथ हम बहुत सारे साइन कर रहे हैं, बहुत हद स्तर तक हम अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में हम यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी साइन करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अब एफपीआई क्या होता है? एफपीआई का तात्पर्य भारत की वित्तीय परिसंपत्ति जैसे स्टॉक, बॉन्ड व म्यूचुअल फंड में विदेशी व्यक्तियों, निगमों या संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश से है। भारत के बॉन्ड में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में जब कोई विदेश का व्यक्ति, कोई विदेश की कंपनी, विदेश की कोई इंस्टीट्यूट जब निवेश करती है तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इससे स्पष्ट भाषा में कैसे समझेंगे आप? जब भारत में किसी भी बॉन्ड को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर या शेयर को लेकर, किसी भी म्यूचुअल फंड में जब विदेश का कोई व्यक्ति निवेश करे, कोई पर्सन हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, इंस्टीट्यूट हो सकती है या कोई कंपनी हो सकती है, जब उसमें निवेश करती है तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये निवेश मुख्य रूप से एफडीआई के विपरीत अल्पकालिक लाभ व पोर्टफोलियो विविधीकरण के उद्देश्य से होते हैं, जिसमें परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक स्वामित्व शामिल होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एफपीआई और एफडीआई में अंतर बताता चलूँगा, आप सुनते चलिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। पहला अंतर क्या होता है एफडीआई में? ये दीर्घकालिक निवेश होता है। एफडीआई जो होता है ये दीर्घकालिक होता है, जबकि एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, ये त्वरित होता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। उसके बाद एफडीआई में क्या होता है, महत्वपूर्ण निवेशित इकाई पर नियंत्रण होता है, जबकि इसमें एफपीआई में सीमित नियंत्रण होता है। ओके, अब एफडीआई का कोई एग्जाम्पल बताइए। एफडीआई का एग्जाम्पल होगा जब जैसे मान लीजिए गूगल कंपनी है, वो भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी में निवेश करना चाहती है, तो डायरेक्ट निवेश करना चाहती है, कोई कंपनी स्थापित करना चाहती है भारत में आकर गूगल कोई कंपनी स्थापित करना चाहती है डायरेक्ट, तो वो आएगा एफडीआई में। और गूगल अगर किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीद लेती है, उसमें निवेश करती है, तो एफपीआई में आएगा। गूगल अगर कोई कंपनी स्थापित कर रही है भारत में तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आएगा। वहीं गूगल अगर किसी कंपनी का स्टॉक को खरीद रही है तो वो एफपीआई में आएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश में आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इतना छोटा सा डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा, बाकी डिफरेंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस आइडिया होना चाहिए कि एफपीआई और एफडीआई में क्या अंतर होता है। एफडीआई दीर्घकालिक होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जबकि एफपीआई सामान्य तौर पर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब लाभ क्या होगा पूंजी प्रवाह का? एफपीआई के परिणाम स्वरूप भारतीय वित्तीय बाजार में विदेशी पूंजी का प्रवाह होता है, जो तरलता और पूंजी उपलब्धता में वृद्धि में योगदान देता है। शेयर बाजार वृद्धि बढ़ी हुई एफपीआई शेयर बाजार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे उच्च मूल्यांकन और निवेशकों का विश्वास बढ़ता है भारतीय बाजार पर। लेकिन कभी आपने सोचा है, जिस मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप है, उसके पास कहाँ से इतना पैसा आता है कि भारत में इतने बड़े स्तर पर निवेश आता है मॉरिशस से? क्या मॉरिशस में कोई औद्योगिक क्रांति हो रही है क्या? वो तो छोटा सा देश है, कहाँ से वहाँ पर पैसा आता है? तो कई सारे जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि भारत के ही काले धन होते हैं जो मॉरिशस जाता है, फिर वहाँ से वाइट मनी बनकर भारत आ जाता है। क्योंकि मॉरिशस के लोगों के पास इतना पैसा थोड़ी ना है कि वो इतने खरब रुपए का भारत में निवेश करे। इतना रुपए का होता तब तो वो मॉरिशस आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक होता। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, एफपीआई में अक्सर प्रौद्योगिकी उन्मुख क्षेत्रों में निवेश शामिल होता है। टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्रों में निवेश आता है एफपीआई में, जिससे प्रेरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विभिन्न उद्योगों में प्रगति होती है। वैश्विक एकीकरण, एफपीआई वित्तीय बाजारों को वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देता है, ग्लोबल रूप पर इंटीग्रेशन करता है। किसका? तो फाइनेंशियल मार्केट को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है एफपीआई। ओके, जिससे भारतीय बाजार वैश्विक रुझानों के साथ जुड़ सकते हैं, विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं। जोखिम क्या होता है? बाजार की अस्थिरता व पूंजी उड़ान। एफपीआई प्रवाह अस्थिर हो सकता है, जो वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक कारकों से प्रेरित होता है, जियोपॉलिटिक्स से प्रेरित होता है। जैसे ही राजनयिक संबंध हमारे कनाडा के साथ खराब हुए, वैसे ही एफपीआई का फ्लो कनाडा से कम हो गया। जैसे ही किसी के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, वैसे ही वहाँ से एफपीआई का फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये सामान्य तौर पर।
अचानक प्रवाह या बहिर्वाह से बाजार में अस्थिरता और मुद्रा में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे घरेलू निवेशक और अर्थव्यवस्था दोनों को नुकसान हो सकता है। लाभकारी स्वामित्व, पारदर्शिता और पहचान, जटिल एफपीआई संरचनाओं के अंतिम लाभार्थियों पहचान करना नियामकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे धन के संभावित दुरुपयोग, कर चोरी के बारे में चिंताएं बढ़ सकती है। इतना ध्यान में रहेगा आपको एफपीआई के बारे में। बाकी चीज़ों के 1-2 पॉइंट को रहने दीजिए, उतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना, बस समझ में आना चाहिए कि भाई क्या जोखिम है, क्या होता है एफपीआई, कहाँ से पहले स्थान पर लग्जमबर्ग पहले पर आ गया, मॉरिशस दूसरे पर आ गया है, और यूरोप से अच्छा खासा हमारा अब एफपीआई आने लग गया है और यूरोप के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला जो आपका है उसमें एफसीआरए के बारे में आपको बताऊँगा ये क्या होता है। उसके बाद से दरअसल हुआ क्या है कि एक है सीपीआर, इसको क्या कहा जाता है, एक थिंक टैंक है ये, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। क्या कहा जाता है इसको? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। एफसीआरए के तहत इसको लाइसेंस मिला हुआ था विदेश से पैसा प्राप्त करने का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एफसीआरए के तहत जो इसको लाइसेंस मिला हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। उसी को लेकर जो सीपीआर है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इसने बोला है कि गलत हुआ है हमारे साथ, वगैरह वगैरह चीज़ें बात की है। और हमें क्या जानना है? हमें जान लेना है कि इसको तो एफसीआरए क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है और क्यों हमेशा चर्चा में रहता है। एफसीआरए इसका मतलब क्या होता है वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद हम लोग एक संस्था है प्रथम, ये रिपोर्ट आया है और ये रिपोर्ट भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे बड़ा रिपोर्ट माना जाता है, ख़ास तौर से स्कूल एजुकेशन के लिए। प्रथम नामक संस्था है जिसका रिपोर्ट आता है असर नाम से। क्या बोला जाता है इसको? ASER, असर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट। ये बच्चों को, ख़ास तौर से प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं 14 से 18 वर्ष या उससे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके स्कूल के बारे में पूरा का पूरा रिपोर्ट देता है। एजुकेशन लेवल से लेकर, जेंडर गैप से लेकर, टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन से लेकर हर चीज़ के बारे में रिपोर्ट देता है। क्या इसके रिपोर्ट से पीटी में सवाल पूछे जाते हैं? अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मेंस में जब आप निबंध लेखन करेंगे या जब आप GS1 में करंट अफेयर है वहाँ पर, या GS2 में अगर आपसे एजुकेशन के बारे में सवाल पूछा जाता है, भारत में नई शिक्षा पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है, तो आप वहाँ पर जब आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए बोला जाता है तो वहाँ पर आप इस रिपोर्ट का सहारा लेकर अपने पॉइंट को थोड़ा सा रेफरेंस देकर मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले एफसीआरए के बारे में समझ लेते हैं कि एफसीआरए क्या है, किस प्रकार से काम करती है और क्यों ज़रूरी है इस तरह के कानून भारत के लिए। ओके, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम कहा जाता है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के लाइसेंस पंजीकरण को रद्द कर दिया है। हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया, इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन के साथ सीपीआर पर आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण भी किया गया था। और इस तरह के आरोप लगते हैं कि गवर्नमेंट कहीं न कहीं जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो कई बार सरकार की आलोचना भी कर देती है, उन सभी पर दबाव बनाने के लिए भी इस तरह के एक्ट का उपयोग करती है, ऐसा आरोप लगता है। ठीक है, अब देखिए एफसीआरए है क्या? विदेशी सरकारों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र संगठनों की सहायता से किए जाने वाले वित्त पोषण की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए एफसीआरए को 1976 आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। दरअसल में आपातकाल का जो दौर था वो एक भारत में एक ऑब्सेशन का दौर था, जिसमें हम मानते थे, हमारी भारत सरकार मानती थी कि CIA, शीत युद्ध का दौर था वो। CIA भारत में बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक हलचलों को जन्म देती है, फंडिंग करती है अलग अलग संस्थाओं को और देश में अराजकता का माहौल बनाती है। उस समय ही एफसीआरए कानून को लाया गया था कि विदेश से अगर पैसा आ रहा है तो उसको रेगुलेट हम कर सकेंगे कि वो पैसा कहाँ पर खपत हो रहा है, कहीं उस पैसे का उपयोग भारत में अराजकता को पैदा करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। इसी को उद्देश्य में ध्यान में रख के एफसीआरए कानून को निर्मित किया गया था। शीत युद्ध का कानून है, शीत युद्ध के दौर का कानून है, आपातकाल के समय का कानून है। कुछ खामियां होंगी, कुछ अच्छाई भी होगी, कई बार ये अच्छा भी करता है, कई बार ये गलत उपयोग भी इसका किया जाता है। इस कानून ने व्यक्तियों
वो संघों को दिए जाने वाले विदेशी दान को विनियमित करने, रेगुलेट करने की मांग की, ताकि एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सके। भारत के संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और इस कानून के तहत हम उसी की देखरेख करते हैं कि कोई विदेश की सरकार भारत में किसी संस्था को फंडिंग करके कहीं भारत में तो अराजकता पैदा नहीं कर रही है। इसलिए विदेश से अगर आपको अनुदान प्राप्त करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है FCRA के तहत। जब आप लाइसेंस लेते हैं तो भारत सरकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वो निगरानी करे, और जब आपका लाइसेंस रद्द होता है तो आप फिर अनुदान नहीं ले सकते हैं। ओके। संशोधन, विदेशी धन के उपयोग पर कानून को सशक्त करने, राष्ट्रीय हित में हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए उसके उपयोग को प्रतिबंधित करने के हेतु 2010 में संशोधित FCRA अधिनियमित किया गया। FCRA को पहली बार कब बनाया गया? तो 1975 में। इसमें संशोधन कब किया गया बंधुओं? तो 2010 में किया गया। वर्ष 2020 में कानून में फिर से संशोधन किया गया। दूसरी बार कब किया गया? तो 2020 में इसमें संशोधन किया गया, जिसमें गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर नियंत्रण तथा जांच हेतु सरकार को मजबूती प्रदान की गई। 2020 में इस कानून को और सख्त करके सरकार को और शक्तियां दे दी गई। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक व्यक्ति या NGO जो विदेशी दान प्राप्त करना चाहते हैं के लिए FCRA निम्नलिखित प्रावधान करता है। अब आपको अगर विदेशी दान चाहिए तो आपको कौन कौन से प्रावधानों से गुजरना पड़ेगा? अधिनियम के तहत पंजीकृत हों आप सबसे पहले। भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली में विदेश धन की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता खोला गया हो। भारतीय स्टेट बैंक के दिल्ली का जो ब्रांच है CP के पास में, वहाँ पर आपका खाता होना चाहिए। ठीक है, आप पहले पंजीकृत होंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप, फिर आपका खाता होना चाहिए। निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है, और अधिनियम में इसको निर्धारित किया गया है। अगर आपने निधि का मंगाया है, मतलब रिलीफ बांटने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, दान करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, जिस उद्देश्य से आपने मंगाया है विदेशी धन को, उसी के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये सब आपसे PT में फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि केवल दिल्ली में ही हो सकता है खाता। तो इस तरह की चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों को करने वाले व्यक्ति या संगठन FCRA के पंजीकृत हेतु पात्र होते हैं। सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम करने वाले व्यक्ति या संगठन FCRA के तहत पात्र होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अपवाद, FCRA के तहत आवेदकों को फर्जी नहीं होना चाहिए। एक धर्म से दूसरे धर्म में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या बल के माध्यम से धर्मांतरण के उद्देश्य से गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुकदमा या दोषी नहीं ठहराया गया हो। पता चला कि आप पर लोगों को बरगलाकर दूसरे धर्म में धर्मांतरित करने का आरोप लगा हुआ है, केस दर्ज है, और आप FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रहे, तो ऐसा संभव नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आवेदक पर सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य फैलाने के लिए कोई भी मुकदमा नहीं चलाया गया हो। आप पर कभी ऐसा ना हो कि दंगा वगैरह फैलाने का आप पर आरोप हो कि विदेश से पैसा लेकर आप दंगा फैलाते हैं। किसी अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो आपको, मतलब स्वच्छ छवि का इंसान होना चाहिए। इसके अलावा वह राजद्रोह की गतिविधियों में शामिल ना हो या उससे सम्मिलित होने की संभावना भी ना हो। आप पर राजद्रोह जैसे एक्ट जो हैं और UAPA जैसे जो एक्ट हैं वो कभी भी नहीं लगा हुआ हो। ओके। यह अधिनियम चुनावी उम्मीदवारों, पत्रकारों, अखबारों और मीडिया प्रसारण कंपनी, न्यायाधीश एवं सरकारी कर्मचारियों, विधायिका तथा राजनीतिक दलों के सदस्य या उनके पदाधिकारी, साथ ही राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति पर रोक लगाता है। ये इन लोगों को विदेशी से धन प्राप्त करने पर रोक भी लगाता है। वैधता क्या है? NGO को अपने FCRA पंजीकरण के नवीकरण की तिथि समाप्त होने के 6 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह केवल 5 साल के लिए वैध होता है। 5-5 साल पर आपको लाइसेंस लेते रहना पड़ेगा। NGO का FCRA पंजीकरण भी रद्द कर सकती है। यदि पाया जाता है कि NGO अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसका हम रद्द भी कर सकते हैं। FCRA 2022 नियम क्या है? जुलाई 2022 में MHA ने, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका होम मिनिस्ट्री है उसकी बात हो रही है, FCRA नियम बदलाव किया, जिससे अधिनियम के तहत समाशोधन समाधेय योग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़कर 12 कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। FCRA कानून को बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सरकार को अब विदेशों में रह रहे भारतीय रिश्तेदारों से 10 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए से अधिक के योगदान की अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है, और बैंक खाते खोलने के लिए अधिसूचित करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। किसमें? तो FCRA के तहत।
FCRA शुरू से अंत तक मैंने बताया, इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कर दी कि कई बार आरोप लगता है कि जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं या सरकार से सवाल पूछते हैं, कई बार उन लोगों का रद्द कर दिया जाता है लाइसेंस। कई बार सरकार दबाव बनाने के लिए भी यूज़ करती है FCRA जैसे कानून को। क्या ये कानून भारत में ज़रूरी है, प्रासंगिकता है, आपसे सवाल पूछ सकता है। FCRA वर्तमान भारत में क्या प्रासंगिक है? बिल्कुल प्रासंगिक है, बिल्कुल ही प्रासंगिक है। ये चीज़ ये होना ही चाहिए, हमारी संप्रभुता का रक्षा करता है। आर्थिक रूप से हमें संप्रभु बनाने के लिए ये कानून बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सामाजिक रूप से भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाहरी तत्व पैसे डालकर भारत में समाज में अराजकता को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगले न्यूज़ पर चलें। देखिए अगला न्यूज़ क्या था, वही असर वाली है। असर का जो रिपोर्ट है, अब मैंने 2 पेपर के न्यूज़ को इसमें समाहित कर दिया है, इंडियन एक्सप्रेस को भी और द हिंदू को भी। ठीक है, देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा ही अच्छा हेडलाइन बनाया था, द हिंदू ने हेडलाइन नहीं बनाया था, इसका पीछे के पेज पर दिया हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा हुआ है कि मोस्ट रूरल किड्स, ग्रामीण बच्चे 14 से 18 उम्र के हैं, वो क्लास 3 के मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ पाते हैं। 25% बच्चे 14 से 18 उम्र के वो क्लास 3 के मैथ्स के क्वेश्चंस और जो टेक्स्ट बुक होता है उसको सही से नहीं पढ़ पाते हैं। भारत के एजुकेशन सिस्टम की हालत बता रहा है ये चीज़ ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक टर्म को ध्यान रखिएगा। रूरल, ग्रामीण बच्चों की बात कर रहा है यहाँ पर। अब असर का रिपोर्ट आया, उससे बहुत सारा चीज़ बताया गया है कि 14 से 18 वर्ष के जो ग्रामीण बच्चे होते हैं वो 3 डिजिट डिवीज़न प्रॉब्लम और जो मैथमेटिक्स में होता है 3 डिजिट का गुना भाग होता है सामान्य सा, वो भी नहीं कर पाते हैं। कौन? तो 14 से 18 वर्ष उम्र हो गया है उनका, लेकिन क्लास 3 के तीसरी क्लास के मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक रीडिंग भी सही से नहीं कर पाते हैं। कितने परसेंट बच्चे? तो लगभग में 26% बच्चों की बात हो रही है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और भी भयानक बातें की गई हैं कि कुछ बच्चे जो 11th और 12th में पहुंच गए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11th और 12th में पहुंच गए हैं, ये कुछ सालों बाद जॉब मार्केट में प्रवेश कर जाएंगे। जॉब मार्केट का मतलब क्या होता है? ग्रेजुएशन के पश्चात ये जॉब मार्केट में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन अभी भी ये बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसमें भी सही से सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ रहा है, यानी कि भारत में स्किल के अलावा, स्किल तो है ही कमज़ोर, एकेडमिक क्षेत्र भी हमारा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। असर का रिपोर्ट जो होता है वाकई असर देता है, बहुत ही गहरा रिपोर्ट होता है और बहुत ही बेसिक स्तर से चीज़ों की कमियों को दर्शा देता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि 14 वर्ष का हो गया है, 15 वर्ष का हो गया है, 10वीं पहुंच गया है, 11वीं पहुंच गया, 12वीं पहुंच गया है, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश सही से पढ़ नहीं पाता है बच्चा। ये चीज़ तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि ये रिपोर्ट 100% सत्य है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th 12th कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक पेज सही से नहीं लिखा जाता है। ये आपकी खामी नहीं होती है, ये उन बच्चों की खामी नहीं है। अगर इसको बचपन से सही से पढ़ाया जाता तो किसको शौक़ है कि इतना वीक रहे वो कि सही से मैथमेटिक्स भी सॉल्व नहीं कर पाए, बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन गुना भाग, सही से किताब नहीं पढ़ पा रहा है, सही से अपने टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ पा रहा है, वो क्या स्किल उसके अंदर होगा, वो कैसे जॉब मिलेगा उसको? सोचिएगा इस चीज़ को ज़रा ध्यानपूर्वक। ये वो मुद्दा है जो बाकी मुद्दों के पीछे छिप जाते हैं और इसे पीसते कौन है? गरीब की राजनीति करने वाले लोग कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसमें पिसते हैं वो गरीब बच्चे जो अच्छे स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सरकारी स्कूल के बदौलत रहते हैं। सरकारी स्कूलों में टीचरों की तो आपने भर्ती की है, उसके क्वालिटी पर भी आप पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो टीचर आप भर्ती कर रहे हो उसमें क्वालिटी है कि नहीं। साथ ही स्टूडेंट जिस माहौल में पढ़ रहे हैं उसमें क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि FCRA का रिपोर्ट बताता है कि 25% से ज़्यादा बच्चे, FCRA बोल रहा हूँ सॉरी, असर का रिपोर्ट बताता है कि 25% बच्चे, 1/4 होता है, हर चौथा बच्चा सही से मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, पढ़ना लिखना, इन सब चीज़ों में सफल नहीं हो पाता है। कैसे वो जॉब मार्केट और AI की दुनिया में, हाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में बाकी बच्चों से कंपटीशन करेगा? ज़रा सोचिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में किस माध्यम में पढ़ाई होती है बंधुओं? हिंदी माध्यम में होती है।
यानी कि एक माध्यम पूरा का पूरा कमज़ोर हो जाता है और इसी माध्यम का रिजल्ट आपको यूपीएससी से लेकर पीसीएस से लेकर जॉब से लेकर हर स्तर पर दिखता है, क्योंकि बेसिक्स उनके खराब हैं। समझ में आ रहा है चीज़ें आपको? जो एक इंग्लिश माध्यम बचपन से ही अच्छी स्कूलिंग करने वाला बच्चा बचपन में ही पढ़ लेता है, उसको आप आज आकर पढ़ रहे हैं सही से एनसीईआरटी को और समझ रहे हैं कि राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। ये जो उसकी समझ कब बन गई थी, तो क्लास 7 और 8 में बन गई, तो वो आज आप बना रहे हैं। असर का रिपोर्ट बड़ा ही गहरा होता है, बार बार कह रहा हूँ। इसके बहुत सारे आयाम होते हैं जिस पर आपको निश्चिंत होकर बैठकर देखना पड़ता है कि भाई क्या है ये। चलिए आगे इस रिपोर्ट को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखिए क्या है इस। अब देखिए असर रिपोर्ट को कहाँ कहाँ पर कैसे इसको लाया जाता है। इसने क्या किया है, देश भर के 28 राज्यों 28 ज़िलों में 26 राज्य, सभी राज्यों से लगभग में एक ज़िला, 28 डिस्ट्रिक्ट। कितने स्टूडेंट, सैंपल इसका छोटा नहीं है, 34,745 बच्चों का सैंपल है, लगभग 35,000 बच्चों का सैंपल है। बहुत बड़ा सैंपल होता है सर्वे करने के लिए, इतने बड़े स्तर पर सर्वे नहीं होता है बाकी चीज़ों में। इन्होंने क्या किया, अर्थमेटिक एबिलिटी, फाउंडेशन रीडिंग एंड अर्थमेटिक एबिलिटी को थोड़ा सा जानने की कोशिश की। हर साल इसका रिपोर्ट आता है, सरकारों के लिए एक तरह से तमाचा होता है ये रिपोर्ट, लेकिन कोई भी सरकार आपको इसका जिक्र करते हुए नहीं मिलेगी। कौन सा एनजीओ करती है, तो प्रथम नामक एनजीओ है, प्रथम, ये ध्यान में रहेगा। और इस एनजीओ ने उनके मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, रीडिंग एबिलिटी, टेक्नोलॉजी, जेंडर गैप, इन सभी चीज़ों पर हमने रिसर्च किया है। अब इस रिसर्च में ये तो पता चला है कि जेंडर गैप जो है भारतीय एजुकेशन सिस्टम वो कम हो रहा है, यानी कि लड़का लड़की में जो भेदभाव है शिक्षा में कि भाई लड़के क्लास में 100 हैं और गांव की लड़कियां एडमिशन नहीं ले रही हैं, तो वो गैप कम हुआ है। लड़के लड़कियां आप दोनों ही एडमिशन ले रहे हैं, जेंडर गैप भारत में एजुकेशन में कम हो रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या कर पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे परसेंटेज ऑफ यूथ नॉट इनरोल्ड इज 3.9% फॉर 14 ईयर ओल्ड यूथ एंड इट्स 32.6% फॉर 18 ईयर ओल्ड। 14 साल के करीब में 3.5 से 4% के बच्चे हैं जो इनरोल नहीं हो पा रहे अभी भी एजुकेशन सिस्टम है हमारे, और 18 साल की उम्र तक जा जाते 32.6% हो जाते, यानी कि बच्चों का उम्र 18 साल पहुँचे उससे पहले बहुत सारे लोग ड्रॉप कर जाते हैं, स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। 10th के बाद मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग, 36% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, वो ड्रॉप आउट्स रेट है उनका और वो इनरोल नहीं कर पाते हैं सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में। ओके, ये भी एक आंकड़ा हो गया आपके लिए। इसके बाद से बताया गया कि इस रिपोर्ट में कि सबसे ज़्यादा बच्चे अभी भी आर्ट्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हैं, साइंस में जाने वाले बच्चों की संख्या कम है। लड़कियों की संख्या तो साइंस में और भी ज़्यादा कम है, जहाँ पर लड़के 36.3% साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, वहीं लड़कियाँ 28.1% ही साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स स्ट्रीम में जाती हैं। बेसिक एबिलिटी के बारे में मैंने अभी चर्चा कर ही दी कि 25% जो होते हैं वो कांट रीड क्लास 2 लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली इन देयर रीजनल लैंग्वेज, अपने स्थानीय भाषा में क्लास 2 का टेक्स्ट बुक जो है वो उसको फ्लुएंट तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। ये तो स्थिति है अपने देश के एजुकेशन सिस्टम की। 3 डिजिट का डिवाइड और गुना भाग ये भी सही से नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़े बड़े उम्र के बच्चों की बात हो रही है, ये और बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और उसके बाद से कहा गया कि 90% जो यूथ हैं उनके पास स्मार्टफोन है, उनके हाथ में है या उनके घर में है, यानी टेक्नोलॉजी का जो डिवाइड था उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कुछ आंकड़ों को। बाकी अगले न्यूज़ पर चलते हम लोग। ये प्रथम का रिपोर्ट अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो कल परसों मैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दूंगा। लेकिन अगला जो न्यूज़ है वो बिहार स्पेशल का है। बिहार में योजना को लॉन्च किया गया है, उसके बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उस योजना को 2 लाख रुपये पर पर्सन के हिसाब से व्यक्तियों में पैसा बांटा जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपका कान नहीं बज रहा है। 2 लाख रुपये पर पर्सन, 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 2 लाख के हिसाब से पैसा बांटा जाएगा। किन के बीच बांटा जाएगा ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। इसमें बोला गया है कि 2 महीने के पश्चात जब कास्ट सर्वे हुआ है बिहार में, उसके 2 महीने के पश्चात बिहार सरकार राज्य में 94 लाख परिवार कौन है जिनकी आय 6,000 रुपये पर मंथ से भी ज़्यादा कम है, 6,000 पर मंथ से भी कम है, उनके लिए एक
लघु उद्यमी योजना को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत क्या होगा, 2 लाख के करीब में रुपए दिए जाएंगे। 5 साल में, 5 वर्षों में आपको 2 लाख रुपए आवंटित किया जाएगा, अलग अलग किस्तों में आयोजित किया जाएगा। और इसके तहत क्या होगा, आपको उद्योग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको 2 लाख रुपए देकर बिहार सरकार बोलेगी कि आप इसका क्या कीजिए, बिजनेस कीजिए। इस योजना का क्या नाम है, तो लघु उद्यमी योजना इसका नाम रखा गया है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। क्या ये किसी निश्चित जातिगत तहत लाया गया है, तो सभी वर्ग के गरीब परिवारों को आवंटित किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। कल ही इसको बिहार सरकार के तहत क्या किया गया, कैबिनेट ने मंजूरी दिया है इसको, तो इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ये आपके पीटी में सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, अब अगला देखिए इसमें क्या है। अगला बोला गया है कि अगर हम इलेक्शन से पहले इनको 50,000 रुपये दे देंगे गरीबों को, तो निश्चित तौर पर हमें वोट देंगे, क्योंकि उनको बाकी का 1.5 लाख रुपये भी चाहिए। आप मुझे ये चीज़ बताइएगा, आप इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन की तरफ बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि कितने % ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बिजनेस करने की क्षमता होती है। पहले एजुकेशन ज़रूरी है कि पहले बिजनेस के लिए पैसा ज़रूरी है। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे, अगर उनको समझ नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करेंगे। 2 लाख रुपए आप कहाँ से ला कर देंगे उनको। बिहार में इतने बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है, लेकिन क्या उनको मासिक वेतन देने के लिए बिहार सरकार की इकोनॉमिक कैपेसिटी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं है। जितने बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, उनको वेतन देने के लिए बिहार सरकार के पास उतनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है बिहार सरकार की। 2 लाख रुपये 94 लाख लोगों को देने की कैपेसिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है का मतलब नहीं है। चलिए अब इस स्कीम को देख लेते हैं, क्या है ये स्कीम, कितने किस्तों में दिया जाएगा, किनको किनको दिया जाएगा। बाकी आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए आपको कुछ पॉइंट मैंने बोल दिया है, आगे के पॉइंट आप जोड़ लीजिएगा खुद से। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के 94 लाख से ज़्यादा गरीब परिवारों को एक सदस्यों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि के रूप में देने का ऐलान किया है। बिहार में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार 2-2 लाख रुपये देगी। यह राशि 3 किस्तों में लाभुकों को दिया जाएगा। बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इसकी स्वीकृति दे दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया, उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न वर्गों गरीब परिवारों को आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना को स्वीकृति दे दी गई है। और इसी लघु उद्यमी योजना के तहत में 2 लाख रुपये पर पर्सन 94 लाख परिवारों को बांटा जाएगा। ओके, 94 लाख परिवारों को मिलेगी सौगात। इसके तहत बिहार में चिन्हित 94,33,312 गरीब परिवार, जिनकी आय मासिक रूप से 6,000 रुपये से भी पर मंथ कम है, 6 पे पर मंथ से भी कम उनका आय है, उनको पैसा दिया जाएगा। एक सदस्य को 2 लाख रुपये सहायता राशि में मिलेंगे। यह सभी वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। इसमें कोई जातिगत रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो गरीब हैं, गरीब किसी भी परिवार से हो, किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से हो सकते हैं, उन सभी को दिया जाएगा 2-2 लाख रुपये 5 वर्षों में 2 लाख। ठीक है। मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना के बाद ही गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। 3 किस्तों में मिलेगी राशि। उन्होंने बताया कि ये राशि लाभुकों की 3 किस्तों में दी जाएगी। पहले साल 25%, दूसरे साल 50%, तीसरे साल 25% की राशि देय होगी। 50,000 से देंगे आपको, रोजगार शुरू कीजिए। उसके बाद फिर आपको 1 लाख रुपये देंगे, फिर अगले साल हम आपको 50,000 रुपये देंगे। ये तो गया ना 2 लाख, 50,000, 1 लाख, उसके बाद से 50,000, तो हो तो गया ना 2 लाख। यह योजना 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। वर्ष 23-24 में 250 करोड़ रुपए, 24-25 में सांकेतिक रूप से 1,000 करोड़ रुपए और कुल 1,250 करोड़ की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृति दे दी गई कुछ राशि की, लेकिन जितनी राशि की स्वीकृति दी गई है उतनी राशि अभी भी इसके लिए कैपेबल नहीं होगा। आगे जाकर इसमें राशियों को बढ़ाया जाएगा। और अब वो लोग पछताएं जिन्होंने बोला कि हम गरीब नहीं हैं, जिन्होंने बोला कि 6,000 रुपये से हम ज़्यादा कमा रहे हैं, अब उन लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इस योजना का ज़रा ध्यान रखिएगा, किसके लिए है, सभी वर्गों के लिए है जिनकी भी आय 6,000 रुपये पर मंथ से कम है। बिहार में जो गरीब घोषित किए गए सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना, जातिगत के साथ सोशियो इकोनॉमिक जनगणना भी था वो। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी था। आपको ये पता होगा कि कास्ट के साथ साथ उसमें सोशियो इकोनॉमी, सामाजिक व इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की भी गणना की गई थी। इसी के तहत निकल कर आया था कि बिहार में करीब 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो बेहद गरीब हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। अब इनके परिवार में एक एक व्यक्ति को, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, इतनी बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक व्यक्ति को, हर परिवार से एक एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा।
कौन सी योजना के तहत? तो लघु उद्यमी योजना के तहत, लघु उद्यमी योजना के तहत। अब जिनकी आय अभी 6,000 रुपये पर मंथ से भी कम है, क्या उन परिवारों के अंदर ये कैपेसिटी होगा कि वो उद्यम कर सकें, उद्योग धंधे कर सकें? क्या उद्योग धंधे करने की उनके अंदर क्षमता होगी, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता होगी? किसी गरीब को गाली नहीं दे रहा हूँ मैं आपसे सवाल उठा रहा हूँ, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की कैपेसिटी बता रहा हूँ मैं, किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, क्या ये राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रहार नहीं होगा? क्या राज्य की आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि इस तरह के बंटवारे किए जाएं? ठीक है, अब इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसको ध्यान रखिएगा, इस योजना को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब चलिए अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ था आपके ईरान और तेहरान, ईरान पाकिस्तान वाला। ईरान ने क्या किया एक साथ, कहाँ पर? सीरिया में, इराक का ये कुर्दिस्तान इलाका है और पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान प्रांत इलाका है, ये वाला इलाका बलूचिस्तान है। इन 3 जगहों पर अटैक किया था ईरान ने। ईरान ने इस अटैक के द्वारा किसको संदेश दिया? एक अमेरिका को संदेश दिया, एक इजराइल को संदेश दिया कि आप हमें कमज़ोर ना समझें, हम यहाँ से बैठे बैठे अगर हम सीरिया पर अटैक कर सकते हैं तो हम इजराइल पर भी कर सकते हैं, यहीं तो इजराइल है। और जहाँ पर कुर्दिस्तान में अटैक किया है उसके बगल में ही अमेरिकी सेना गठबंधन का बेस था, तो ये भी उसको बोल दिया गया है कि आप ऐसा ना करें, हम भी आप पर अटैक कर सकते हैं। ईरान हमेशा से ही फॉरेन पॉलिसी के मामले में स्वतंत्र रहा है, ना तो अमेरिकी गुट में कभी रहा और स्वतंत्र रूप से खुले तौर पर, ना तो रूसी गुट का खुले तौर पर कभी भी सदस्य रहा। अपना स्वतंत्र तरीके से चलता रहा है। कई बार उस पर आरोप लगे हैं, अमेरिकी गुट में था, कई बार रूसी गुट में था, लेकिन वो अपने ही गुट में है और इस मिडिल ईस्ट में अपनी शक्ति मनवाता रहता है। इसके पीछे है उसकी भौगोलिक कंडीशन। ये देखिए यूरोप है, यहाँ से तुर्की के बाद से यूरोप शुरू हो जाता है। ये एशिया है, ये पूरा हिंद महासागर का, अरब सागर का भाग है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यहाँ पर अरेबियन प्रायद्वीप है। इन सब के बीच में ईरान स्थित है। ईरान इन सभी जगहों से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम है। कैस्पियन सी के थ्रू डायरेक्ट वो रूस तक भी पहुँच बना सकता है अपनी। इसके कारण से ईरान का इंपॉर्टेंस हमेशा ही रहा इस क्षेत्र में और एक बड़ी शक्ति के रूप में ईरान हमेशा से ही रहा है। भारत सरकार ने क्या बोला है? तो भारत सरकार ने साफ तौर पर बोला है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस है, मिसाइल कम पड़े तो हमसे ले जाना, लेकिन मारो पाकिस्तान में, है ना। तो इसी तरह का भारत सरकार ने बोला है कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है ईरान और बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला न्यूज़ आया है PLI योजना के बारे में, जिसमें बताया गया है कि PLI योजना तो सही है, इसके तहत भारत सरकार ने बहुत सारे पैसों को खर्च भी किया है। कितने पैसों को खर्च किया है वो मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए क्या है ये योजना। गवर्नमेंट ने डिस्पर्स मतलब कि वितरित किया है कितना? 4,415 करोड़ रुपए PLI स्कीम के तहत में वितरित किया है। लेकिन वही हुआ है जिसका डर था। आपको मैंने बताया था कि निवेश आना और कंपनियां स्थापित करना एकमात्र सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि लो जॉब क्रिएशन एक कंसर्न। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद PLI स्कीम के तहत जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। निवेश कर रही है गवर्नमेंट, खर्चे भी कर रही है। PLI स्कीम क्या है बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, हार्डवेयर उद्योग को भारत बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इन सब मामलों में। भारत सरकार ने उसके लिए 4,415 करोड़ खर्च भी कर दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि मेक इन इंडिया जो पहल थी वो उतनी सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए PLI को लाया गया था। लेकिन 4,415 करोड़ खर्च करने के बावजूद इसमें जॉब क्रिएशन नहीं हो पाया है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और बहुत इकोनॉमी के क्षेत्र में जाने माने नाम रघुराम राजन जी ने इस कंसर्न को बहुत पहले उठाया था कि इस स्कीम के तहत भारत सरकार ने, बिल्कुल निस्संदेह भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इस योजना को तो लाया ही है, लेकिन इसमें भारत सरकार ने जॉब क्रिएशन को प्राथमिकता नहीं दी है। क्योंकि इस तरह के जो उद्योग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा होता है। ऑटोमेशन का तात्पर्य क्या होता है? स्वचालित चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जॉब क्रिएशन कम होता है। ठीक है, तो ये कंसर्न है किसके तहत? तो PLI स्कीम के तहत। PLI स्कीम से 69 BPSC PT में पूछा जा चुका है। जब आपसे PLI स्कीम के बारे में पूछा जाएगा तो आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप इस तरह के पॉइंट्स को लिखेंगे और इनका रघुराम राजन जी को कोट जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह के कुछ नाम होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, है ना। जो वो बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए क्योंकि वो जानकार हैं इस फील्ड के। ओके, चलिए देखते हैं PLI स्कीम के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। अब जगन्नाथ टेम्पल के बारे में क्यों पढ़ेंगे उसके बाद? क्योंकि उड़ीसा के CM ने कल क्या किया है, कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर दिया है। पूजा पाठ के बाद वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है और लगभग बोला गया है कि 800 करोड़ रुपए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
कि इसके जो जगन्नाथ टेम्पल है उसके मंदिर के बाहर बहुत बड़े स्तर पर निर्माण किया जाएगा और 800 करोड़ रुपए हम किस पर, हेरिटेज पर बनाने पर, कॉरिडोर बनाने पर खर्चा करेंगे जगन्नाथ टेम्पल का। जगन्नाथ टेम्पल आपको बताया था कि भुवनेश्वर शहर जो है उड़ीसा का, वो उसको सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे वहाँ पर नागर शैली की, उपशैली, उड़ीसा शैली के बहुत सारे मंदिर वहाँ पर देखने को मिलते हैं। श्वेत पगोड़ा का संज्ञा भी दिया जाता है जगन्नाथ टेम्पल को और 800 करोड़ रुपए खर्चे हो रहे। क्या है ये भारत में अलग तरह का एक मंदिर और हिंदुत्व को लेकर राजनीति शुरू हुई है और उसी को केंद्र में रखकर डेवलपमेंट के कार्य भी किए जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अलग तरीके के राजनीति के पैरवीकार थे और जिन्होंने बोला था हम बहुत ही डेवलपमेंट के इशू पर राजनीति करेंगे, उन्होंने अनाउंस किया है कि हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ हम आयोजित करेंगे दिल्ली में और सभी क्षेत्रों में हम आयोजित करेंगे। तो अच्छी चीज़ है, चलिए इससे हो सकता है देश का कल्याण हो जाए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है न्यूज़। अगला न्यूज़ जो है वो है प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ। पहले फैक्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे डिटेल में। प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ रुपए के से कोच्चि में बहुत सारे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। अब इसके बारे में सीधा आपके पीटी में पूछ सकता है कि किन किन चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। देखिए कहाँ क्या क्या है। न्यू ड्राई डॉक। अब ड्राई डॉक क्या होता है? जहाँ पर जहाज़ वगैरह का रिपेयरिंग किया जाता है कई बार और उनको तोड़ा भी जाता है। जो खराब जहाज़ हो जाते हैं उनको रिपेयर भी किया जाता है और उनको तोड़ा भी जाता है, ठीक है। दूसरा, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी कोच्चि में। कोच्चि पौराणिक समय से, बहुत प्राचीन समय से जहाज़ों के आवागमन का प्रमुख मार्ग में से एक स्थान रहा है। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। तो इसलिए वहाँ पर इस तरह के उद्योग को बढ़ावा है। साथ ही साथ में एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल ऑफ आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का वहाँ पर उद्घाटन किया किसने? तो प्रधानमंत्री महोदय ने। अभी केरल की यात्रा पर है, आपको पता ही होगा, तो वहाँ पर इन चीज़ों का इनोग्रेट किया है। तो ये पीटी फैक्ट है आपके लिए विशुद्ध रूप से, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कि नए ड्राई डॉक का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो कोच्चि में किया जा रहा है। इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का उद्घाटन हाल ही प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया? तो केरल के कोच्चि में किया है। और उसके बाद से एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो कोच्चि में किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री का पीछा करते रहिए, वो जहाँ जहाँ जाते हैं तो बहुत सारे करंट के आपकी चीज़ें कवर होती जाएंगी। ओके, आगे चलें। आप अगले न्यूज़ पर देखिए क्या है, डिटेल में पढ़ ले। देखिए पीएलआई स्कीम क्या है। पीएलआई योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग, बार बार मैं कह रहा हूँ, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी में कृषि वगैरह, खनिज वगैरह आता है। टर्सरी में सेवा सेक्टर, पर्यटन वगैरह, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आता है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन रोजगार सृजन के लिए की गई थी, लेकिन रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है। यही आज का मुख्य न्यूज़ है कि पीएलआई स्कीम के तहत 4000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर चुकी गवर्नमेंट, लेकिन रोजगार सृजन का भी अभाव देखा गया है। इसको ध्यान रखिएगा। मार्च 2020 से शुरू की इस योजना ने आरंभ में 3 उद्योगों को लक्षित किया। मोबाइल व संबद्ध घटक विनिर्माण, मोबाइल और उससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं, विद्युत घटक विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, इन 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। बाद में इसे 14 क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है। पीएलआई योजना में घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। उनको वित्तीय लाभ भी हम देंगे। 5 वर्षों के लिए घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियां शामिल हो सकती हैं। लक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। मोबाइल है, चिकित्सा उपकरण है, ऑटोमोबाइल है, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं, विशेष इस्पात, दूरसंचार, नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, घरेलू उपकरण, एसई, कपड़ा उत्पाद, सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल, बैटरी, ड्रोन, इन सभी चीज़ों का निर्माण इसके तहत शामिल है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अभी भारत सॉफ्टवेयर में हब है, सेवा सेक्टर में हम हब बने हुए हैं दुनिया भर के। अब हमें हार्डवेयर में भी प्रवेश करना है। योजना के तहत प्रोत्साहन देखिए यहाँ पर दिया हुआ, उन्नत रसायन विज्ञान, बैटरी सेल, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। अनुसंधान, विकास, निवेश पर जोर देने से उद्योग को वैश्विक रुझानों के साथ बने रहने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी। स्मार्टफोन निर्माण में प्रगति भी हुई है बहुत सारे स्तर पर। भारत सरकार ने जब इसको क्या किया है, प्रमोट किया है, तो भारत में थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूस्ट हुआ है। अब स्मार्टफोन में वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हैं हम। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बेचने वाले देश में शामिल हो जाएंगे हम बहुत जल्द। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत बार मैंने पीएलआई बताया है आपको, बहुत बार बताया, 4-5 बार बता चुका हूं मैं, सवाल ही पूछ लिया है। अगले इस टॉपिक पर चलते। जल्लीकट्टू क्या है? तो ये जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु में प्रचलित है और इस खेल में लोगों की भीड़ में
एक सांड को छोड़ दिया जाता है तथा प्रतिभागी सांड के कुबर को पकड़ने, यथासंभव लंबे समय तक सवारी करने, ऐसे नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। इससे ये होता है कि उस पूरे इलाके का सबसे बेहतरीन सांड पता चल जाता है और उससे क्या होता है, ब्रीडिंग करवा कर हम आगे क्या कर सकते हैं, नस्लों को सुधार कर सकते हैं। मजबूत स्तर के सांडों का पता चलता है और उससे क्या होता है, पूरा एक मजबूत ब्रीड तैयार हो जाता है। तो पारंपरिक खेल जो है ये कहीं ना कहीं कृषि किसानी से भी जुड़ा हुआ है और पोंगल के तहत इसको तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है बहुत ही बड़े स्तर पर। सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, 5 वर्षों से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में इसको ख़त्म कर दिया। बोला कि जल्लीकट्टू किसी भी जानवर को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, इसमें कुछ भी खराब नहीं है, ये बिल्कुल सही चल रहा है। कल इसमें लेकिन 2 लोगों की डेथ भी हो गई है जल्लीकट्टू के तहत। तो इसको जल्लीकट्टू कहाँ पर है, तो तमिलनाडु राज्य में है। इसी के तहत क्या है, भैंस दौड़ कंबाला कहाँ पर होता है, तो ये कर्नाटक में है शायद, देखिएगा कर्नाटक में ही है शायद या कहीं और है, एक बार देख लीजिए, कर्नाटक ही है कंबाला। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ। ये था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।